नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा भारत के उन नज़ारों के बीच जो हैरान कर देते हैं। ये एक ऐसी ज़मीन है जो असल में अपने आप में एक पूरा का पूरा महाद्वीप है। तो बस तैयार हो जाइए, हम इसमें गहराई से उतरने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक ही देश में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां भी, सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान भी और हजारों साल पुराने चट्टानी पठार भी, सब एक साथ। ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, ये तो भारत की पहचान को, उसकी आत्मा को समझने जैसा है। तो आज हम इसी अनोखी पहेली को, इसी विविधता को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। तो हमारे आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ है, फिर चलेंगे महान हिमालय की तरफ, उतरेंगे उत्तरी मैदानों में और फिर देखेंगे प्राचीन दक्षिणी पठार को। आखिर में तट, द्वीप और रेगिस्तान को भी समझेंगे और कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। तो एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह कहाँ है, इसका आकार कितना बड़ा है और क्यों इसे एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, ये इतना बड़ा एरिया है कि लगभग पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप इसमें समा जाए, एक ही देश के अंदर। और इसी विशाल एरिया के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक उप महाद्वीप है। एक ऐसी जगह जहां आप कुछ 100 किलोमीटर का सफर करें तो जमीन बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, यहां तक कि मौसम का मिजाज भी बदल जाता है। अब जरा इसकी बाउंड्रीज को देखिए। 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी जमीनी सरहदें जो हमें 7 पड़ोसी देशों से जोड़ती हैं। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये व्यापार और संस्कृति के रास्ते हैं। और फिर है 7,500 किलोमीटर की जबरदस्त कोस्टलाइन, 3 तरफ से समुंदर, जो इसे एक बड़ी समुद्री ताकत बनाता है। चलिए अब अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भारत के बिल्कुल उत्तर में, उसके सिर पर सजे ताज की तरफ। जी हां, बात हो रही है महान हिमालय की। एक ऐसी दीवार जो सिर्फ चट्टान और बर्फ की नहीं है, बल्कि जीवन देने वाली भी है। देखिए, हिमालय का काम बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो ये सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली, जमा देने वाली हवाओं को रोकता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में रहना मुमकिन हो पाता है। और दूसरी तरफ इसने सदियों तक एक कल्चरल बैरियर का भी काम किया है, जिसने भारत की अपनी एक अलग पहचान को बचाए रखा, उसे एक अनोखा आकार दिया। और हाँ, हिमालय को बस एक पहाड़ समझना भूल होगी। ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस हैं, एक के पीछे एक। सबसे ऊपर सबसे ऊंचा है हिमाद्री, जहां कंचनजंगा जैसी विशाल चोटियां हैं। उसके ठीक नीचे आता है हिमाचल, जहां शिमला और मसूरी जैसे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं। और सबसे आखिर में है शिवालिक की पहाड़ियां, जो धीरे धीरे मैदानी इलाकों में घुल मिल जाती हैं। तो जैसे ही हम पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, हमारी मुलाकात होती है दूर दूर तक फैले विशाल मैदानों से। ये है उत्तरी मैदान, भारत का अनभंडार। सच कहें तो ये वो इलाका है जो भारत की खेती और यहाँ की सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है। और ये मैदान इतने उपजाऊ क्यों हैं? क्योंकि इन्हें बनाया है 3 बड़ी बड़ी नदियों ने, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हिमालय से बहकर आती ये नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी यानी सिल्ट लाती हैं, उसे लाखों सालों से यहाँ बिछा रही हैं। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। अब भारत में नदियों की बात करें तो ये देश की लाइफ लाइन है, लेकिन यहां भी एक बड़ा फर्क है। एक तरफ हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना। ये ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। और दूसरी तरफ है पेनिनसुलर नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा। ये बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए इनका बहाव मौसम के साथ बदलता रहता है। और यही फर्क भारत के पूरे वाटर सिस्टम को तय करता है। चलिए अब अपने सफर को और दक्षिण की तरफ ले चलते हैं। अब हम जा रहे हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे स्थिर हिस्से की ओर, यानी पेनिनसुलर प्लेटो। इसे उपमहाद्वीप का जियोलॉजिकल हार्ट यानी भूवैज्ञानिक दिल भी कह सकते हैं। हिमालय तो आपको पता है दुनिया के सबसे जवान पहाड़ों में से है, लेकिन ये पठार ये बहुत बहुत पुराना है। इसकी चट्टानें उस प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। यही वजह है कि ये इलाका मिनरल्स यानी खनिजों का खजाना है।
मोटे तौर पर इस पठार के दो हिस्से हैं। उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार और दक्षिण में फैला हुआ विशाल डेक्कन प्लेटो। जैसा कि मैंने बताया, ये खनिजों से तो भरपूर हैं ही, साथ ही गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियां भी यहीं से निकलती हैं। तो हमने पहाड़ देख लिए, मैदान देख लिए, पठार भी देख लिए। अब अपने इस टूर को पूरा करने के लिए चलते हैं भारत के किनारों की तरफ, कोस्ट्स, आइलैंड्स और डेजर्ट्स की ओर। यहाँ भारत का भूगोल एक बिल्कुल ही अलग रंग दिखाता है। ये जो डिवीजन दिख रहा है, ये एक तरह से हमारे अब तक के सफर का निचोड़ है। उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और फिर तटीय इलाके और रेगिस्तान। हर हिस्से की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी पहचान है, लेकिन ये सब मिलकर ही भारत की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो किनारों पर क्या क्या है देखिए। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर पतली पतली पट्टियों जैसे तटीय मैदान हैं। फिर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और अरब सागर में लक्षद्वीप। और हाँ, पश्चिम में है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार का रेगिस्तान, एक पूरी तरह से अलग ही दुनिया। इतनी सारी वैरायटी, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, पठार। सवाल उठता है कि कौन सी चीज इन सबको एक साथ जोड़ती है? तो वो है एक ताकत, मॉनसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक ऐसी क्लाइमेटिक फोर्स है जो पूरे देश की धड़कन है। खेती से लेकर त्योहारों तक सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए कुछ फटाफट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये नंबर्स भारत के विशाल आकार और इसकी विविधता की कहानी खुद बयां करते हैं। तो जरा देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सबसे लंबी नदी है हमारी अपनी गंगा, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा, सबसे बड़ा पठार डेक्कन का पठार है और आबादी में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। हर फैक्ट अपने आप में एक कमाल है ना? तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल बचता है। ये जो जमीन है, ये जो पहाड़, नदियां और मैदान हैं, ये सिर्फ भूगोल नहीं है। ये हमारी संस्कृति को, हमारे रहने के तरीके को, हर चीज को आकार देते हैं। तो ये जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है, ये विविधता, ये खुद भारत होने के मतलब के बारे में हमें क्या सिखाती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।